हेलो फ्रेंड्स और छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे उप अंकेक्षक एग्जाम का ये क्लास नंबर 9। इससे पहले क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 8 तक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को डील किया है जो इंडिया के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, ऑडिटर और सब ऑडिटर के, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में उससे भी मैं लेकर चलते चल रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये बताना था, आपका एग्ज़ाम डेट 5 जुलाई को है, आप सभी को याद होगा। और अब मात्र केवल मोटा मोटा मान के चलिए आप लोग 20 डेज लेफ्ट है। ठीक है, इसकी तैयारी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी, बेहतरीन तरीके से आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रहे होंगे। जो लोग पीडीएफ बाय कर लिए हैं उन लोग पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि वो पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वीडियो या हमारा कोई भी वीडियो, उसके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किस प्रकार से आप लोगों को जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल है हमारा पढ़ छत्तीसगढ़ के नाम से ही, आप लोग उस माध्यम से भी हमको मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत ही नॉमिनल फ़ी रखा है पीडीएफ का, क्योंकि मैंने बताया था कि एडिटर्स लोगों को भी मेरे को देना पड़ता है। तो 99 रुपीज़ में आप लोगों को ऑलमोस्ट 20+ पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा बोला था, जिसमें सभी तक मैंने 5 से 6 पीडीएफ आप लोगों को दे दिया है दोस्तों। इसके बाद अभी आपका 15+ पीडीएफ में और दूंगा। ठीक है, 15+ पीडीएफ मतलब 15+ क्लासेस आपकी और होंगी, और आप उसे पीडीएफ के माध्यम से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग या प्रिंट आउट करके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, पढ़ते चलना है आगे जितना ज़्यादा हो सके। और 1 तारीख से आपको 4 तारीख के बीच में कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। कब से कब तक रिवीजन करना है आपको, रिवीजन अभी से करते चलिए, बट 1 to 4 ऑफ जुलाई ये आपका जो होगा टाइम से और सिर्फ रिवीजन का होगा, नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट ही आप लोगों के पास इतना सारा मिल जाएगा कि आप लोग कन्फ्यूजन होंगे। नया ना पढ़े उस समय, आप लोगों को अभी से लेकर के 30 तारीख तक का जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लास्ट के कुछ दिनों में आप लोगों के लिए मैराथन क्लास भी लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग 4 से 5 मैराथन क्लास प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। आज का क्वेश्चन है व्यवहारिक एवं नीतिगत प्रश्न पर। ठीक है, ये आपका क्लास नंबर 9 है। इससे पहले आपको क्लास में प्रोवाइड करा चुका हूँ दोस्तों, क्लास नंबर 1 से लेकर के आपका 8 तक। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उसे क्लास 1 से पढ़ना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं दोस्तों, एक दूसरे से लिंक रहते हैं, इसलिए क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में मैं आपको बोल देता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। एक लाइक बनता है मेहनत के नाम और आप लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराने के नाम। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अनुसार, ठीक है, लेखांकन मानक 19 के अनुसार एक परिचालन पट्टे ऑपरेटिंग लीज में संपत्ति के किराए को पट्टेदार के खातों में कैसे दर्ज किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अनुसार एक परिचालन पट्टे अर्थात ऑपरेटिंग लीज में संपत्ति को किराए के पट्टेदार के खातों में कैसे दर्ज किया जाता है। बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में, ऑप्शन बी पट्टे की अवधि में सीधी रेखा विधि, एसएलएम के आधार पर लाभ हानि खाते में व्यय के रूप में, सी सीधे शेयर पूंजी से घटा करके, या डी इसे खातों में दर्ज ही नहीं किया जाता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में। देखिए, ऐसा पट्टा जो संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा लगभग सभी जोखिम अर्थात आपका रिस्क और रिवार्ड को पट्टेदार लीज को हस्तांतरित कर देता है। यदि कोई कंपनी 10 साल के लिए, मान लीजिए 10 साल वाली लाइफ मशीन को 9 साल के किराए पर लेती है, मतलब मान लीजिए एक मशीन है, उसका लाइफ कितना है 10 साल का, लेकिन उसको 9 साल के लिए किराए पर लेती है, तो वह किराएदार होने के बावजूद व्यवहारिक रूप से उसकी मालिक जैसे काम करेगा, और इसे फाइनेंस लीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंस लीज। और पट्टादार को इसे कंपनी बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्व दोनों के रूप में दर्ज करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी सामान आपने लीज पे लिया है, ठीक है, कोई भी अपने चीज़ों को लीज पे लिया है, संपत्ति को किराए से लिया है मान लीजिए, तो पट्टेदार के खाते में उसको कहाँ दिखाना है, तो बैलेंस शीट के संपत्ति के रूप में। ठीक है, बैलेंस शीट में किसके रूप में दिखाना है, लेकिन आपकी संपत्ति के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AS 20 के अनुसार समीकृत प्रति अंश आय अर्थात डाइल्यूटेड EPS की गणना क्यों की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अनुसार समीकृत प्रति अंश आय की गणना क्यों की जाती है। वर्तमान शेयर धारकों को खुश करने के लिए,
भविष्य में संभावित रूप से जारी होने वाला इक्विटी शेयर हो तो जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर के कारण ईपीएस पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दिखाने के लिए, सी कंपनी का टैक्स कम करने के लिए, या डी बोनस शेयर करने के लिए। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। भविष्य में संभावित रूप से जारी होने वाला इक्विटी शेयर जैसे कि आपका कन्वर्टिबल डिबेंचर हो गया, और इसी के कारण ईपीएस पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव को दिखाने के लिए। तो भविष्य ओके, समझ में आ गया दोस्तों। आपका बुनियादी ईपीएस क्या होता है? केवल वर्तमान वास्तविक शेयरों पर निकलता ही है, पहला चीज था। और जो डाइल्यूटेड ईपीएस होता है वो निवेशकों को सचेत करता है कि भविष्य में सभी लोन विकल्प शेयर में बदल गए, तो उनका प्रति शेयर मुनाफा घटकर कितना रह जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। यहाँ पर पूछा है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या बोल रहा है? जो आपके निवेशक हैं उसको सचेत करता है कि भविष्य में सभी लोन जो है जो विकल्प शेयर में बदल जाएंगे लोन जो है, और उनका जो पर आपका शेयर जो मुनाफा होता है वो घटकर कितना रह जाएगा ये बताएगा। जबकि बेसिक ईपीएस केवल वर्तमान वास्तविक शेयर पर निकलता है, बेसिक वाला जो है। लेकिन डाइल्यूटेड जो है आपका ये भविष्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है AS10 के अनुसार यदि किसी मशीन का एक बड़ा पुर्जा मेजर कंपोनेंट्स हर 3 साल में बदल जाना जरूरी हो तो नए पुर्जे की लागत क्या होगी? हमेशा तुरंत मरम्मत खर्च माना जाएगा, संपत्ति के रूप में अलग से मान्यता दी जाएगी और पुराने पुर्जे को बची हुई बुक वैल्यू को हटा दिया जाएगा, सी सीधे सामान्य संचय को घटाया जाएगा, या फिर अस्थगित राजस्व व्यय माना जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार यदि किसी मशीन का एक बड़ा पुर्जा हर 3 साल में बदल रहा है, मान लीजिए किसी मशीन का एक बड़ा पुर्जा है जो है हर 3 साल में उसको रिपेयर करना पड़ रहा है या फिर नया लेना पड़ रहा है, तो नए पुर्जे की लागत को किसमें दिखाएंगे? ऑप्शन हमेशा तुरंत मरम्मत खर्च माना जाएगा, या फिर संपत्ति के रूप में अलग से मान्यता दी जाएगी और पुराने पुर्जे की बची हुई बुक वैल्यू को हटा दिया जाएगा। ऑप्शन सी सीधे सामान्य संचय से घटाया जाएगा, या ऑप्शन डी अस्थगित राजस्व व्यय माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के रूप में अलग से मान्यता दी जाएगी और पुराने पुर्जे की बची हुई बुक वैल्यू को हटा दिया जाएगा। ठीक है। AS10 क्या कहता है? लेखांकन मानक 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 क्या बोलता है इसके बारे में? जो आपकी प्रॉपर्टी है या प्लांट है या उसमें लगने वाला आपका इक्विपमेंट है। तो AS10 के अनुसार जब किसी संपत्ति जैसे कि आपका मशीन हो गया और उसके किसी महत्वपूर्ण बड़े पुर्जे जो आपका है, मान लीजिए कोई पार्ट है उसका, नियमित अंतराल में बदला जा रहा है 3 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल में, तो नए पुर्जे की संपत्ति का हिस्सा मान करके उसकी लागत को पूंजीकृत अर्थात कैपिटलाइज किया जाता है। ठीक है। और इसमें डिरेकग्निशन का कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब इस नियम के तहत जैसे आपको पुरानी पुर्जे को बदला जा रहा है तो उसकी बची हुई जो आपकी बुक वैल्यू है उसको खाते से हटा दिया जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AS12 के अनुसार गैर मौद्रिक सरकारी अनुदान जैसे मुफ्त मिली भूमि को खातों में किस मूल्य पर दर्ज किया जाना चाहिए? AS12 के अनुसार जो मुफ्त में मिली हुई क्या है आपकी जमीन है, जैसे अनुदान प्राप्त जमीन हो गई, उसके खातों में किस मूल्य पर दर्ज किया जाना चाहिए? उसे खातों में किस मूल्य पर दर्ज किया जाना चाहिए? ठीक है। ऑप्शन है शून्य मूल्य पर, नाममात्र मूल्य अर्थात नॉमिनल वैल्यू जैसे कि 1 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये में नॉमिनल वैल्यू, वर्तमान बाजार मूल्य पर, या फिर सर्कल रेट पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाममात्र मूल्य अर्थात नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। AS12 अर्थात लेखांकन मानक 12, इसके अनुसार जब सरकार द्वारा किसी उद्यम अर्थात इंटरप्राइजेस को मुफ्त या बिना किसी लागत के आपके गैर मौद्रिक संपत्ति जैसे आपका मुफ्त की जमीन हो गई या मुफ्त आपका संसाधन प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो उसे बही खातों में नाममात्र मूल्य अर्थात नॉमिनल वैल्यू जैसे कि 1 रुपये पर दर्ज किया जाता है। ठीक है। तो मुफ्त में मिली जमीन को किस में दर्ज किया जाएगा, किस मूल्य पर? 1 रुपये या फिर नॉमिनल वैल्यू पर। AS13 के अनुसार दीर्घकालिक निवेश को अर्थात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस शीट में किस मूल्य पर दिखाया जाता है? अब यहाँ पर आ रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। हमेशा बाजार मूल्य पर, हमेशा लागत मूल्य अर्थात जब तक कि मूल्य में स्थायी गिरावट ना हो, या फिर लागत या बाजार मूल्य से जो भी अधिक हो, या ऑप्शन डी अंकित मूल्य पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमेशा लागत मूल्य पर जब तक कि मूल्य में स्थायी गिरावट ना हो। ठीक है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है? इस मानक के अनुसार आपके जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो चालू निवेश और दूसरा मतलब जिसको करंट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, और दूसरा आपका हो गया दीर्घकालिक निवेश अर्थात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो करंट में चल रहा है वो चालू, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो लंबे समय दीर्घकालिक समय की। अब दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन जो होता है, वैल्यूएशन उसका,
दीर्घकालिक निवेशकों को हमेशा उनकी लागत मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस पर ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसमें दिखाएगा कॉस्ट प्राइस पर ही बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है, इस पे दिखाया जाएगा, हमेशा लागत मूल्य पर दिखाएगा जब तक कि मूल्य में स्थायी गिरावट ना हो। अपवाद है यहाँ पर, यदि निवेशक के मूल्य में कोई ऐसी गिरावट आती है जो अस्थायी नहीं है ना, यानी स्थायी गिरावट या अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन, तो निवेश के मूल्य को घटा करके उससे नुकसान को दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इस पे याद रखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमेशा लागत मूल्य पर। नेक्स्ट है AS21 के अनुसार सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि पर होल्डिंग कंपनी द्वारा चुकाई गई कीमत और सहायक कंपनी को शुद्ध संपत्ति अर्थात नेट एसेट्स के बीच का अंतर क्या कहलाता है। AS21 के अनुसार सहायक जो कंपनी है, जो ऑक्सिलरी कंपनी है, वो अधिग्रहण की तिथि पर होल्डिंग कंपनी द्वारा चुकाई गई कीमत, अधिग्रहण की तिथि मतलब जिसने उसको अधिग्रहण कर लिया होल्डिंग कंपनी, उसके द्वारा चुकाई गई कीमत और सहायक कंपनी की शुद्ध संपत्ति के बीच का अंतर क्या कहलाता है। सामान्य संचय या लाभ, दूसरा गुडविल या पूंजीगत संचय, या शेयर प्रीमियम, या आकस्मिक दायित्व। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, गुडविल या पूंजीगत संचय। AS21 के अनुसार जब एक होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग जो आपकी मूल कंपनी कहते हैं, होल्ड किया जिसने, जिसके पास पोजीशन है, जो उसका ओनर है, मतलब मान के चलिए मेन फाउंडर हो गया उसका, या जो मूल है, होल्डिंग को बोलते हैं। कंपनी किसी सहायक जैसे कि अब सब्सिडरी हो गया या ऑक्सिलरी कंपनी का अधिग्रहण करती है, तो अधिग्रहण की तिथि पर चुकाई गई कीमत, मान लीजिए ये एक होल्डिंग कंपनी है और ठीक है, ये अब इसका एक कौन है, सब्सिडरी कंपनी भी है। अब इसके क्या कर रहे हैं, कंपनी की सहायक जो कंपनी है उसका अधिग्रहण कर रही है, कौन, होल्डिंग कंपनी। तो अधिग्रहण की तिथि पर चुकाई गई कीमत जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और सहायक कंपनी की शुद्ध संपत्ति जो सहायक संपत्ति की नेट एसेट है, इसके बीच के अंतर को इस प्रकार आपका देखा जा सकता है कि पहला तो आपका गुडविल है ना, गुडविल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यदि चुकाई गई कीमत शुद्ध संपत्ति के मूल्य से अधिक है, यदि चुकाई गई जो आपकी कीमत है वो मूल्य आपके संपत्ति से अधिक है, तो इस अंतर को गुडविल में कहा जाता है, ख्याति कहा जाता है। और दूसरा या तो फिर कैपिटल रिजर्व कहा जाएगा, यदि आपको चुकाई गई कीमत जो है शुद्ध संपत्ति के मूल्य से कम होगा, चुकाई गई जो आपका कीमत है वो शुद्ध संपत्ति के अगर कम हो, तो इस अंतर को आपका क्या कहेंगे, पूंजीगत संचय। ठीक है, तो अंतर को क्या कह रहे हैं, या तो गुडविल कह रहे हैं या फिर दूसरा कैपिटल रिजर्व। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। AS26 के अनुसार अमूर्त संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, AS26 के अनुसार अमूर्त संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य रेसिडुअल वैल्यू आमतौर पर कितना माना जाता है। क्वेश्चन को समझिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार अमूर्त संपत्ति अर्थात इंटेलिजिबल एसेट्स का अवशिष्ट जो है मूल्य, जो रेसिडुअल जो बचा हुआ वैल्यू है, उसको आमतौर पर कितना माना जाना चाहिए। उसका मूल्य लागत का 10% या फिर 0 जब तक किसी तीसरे पक्ष ने उसे खरीदने का वादा न किया हो। तीसरा है बाजार मूल्य के बराबर, या चौथा पुस्तक मूल्य का आधा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 0 जब तक किसी तीसरे पक्ष ने उसे खरीदने का वादा ना किया हो। AS26 डायरेक्ट इंटेलिजिबल एसेट्स के ऊपर बात का है, इंटेलिजिबल एसेट्स। ठीक है, अमूर्त संपत्ति पर बात कर रहा है। ठीक है, इसके अनुसार किसी अमूर्त जो आपका संपत्ति है, इसका अवशिष्ट मूल्य आमतौर पर 0 माना जाता है। केवल 2 अपवाद होते हैं, लेकिन इससे भी ध्यान रखना है। तीसरे पक्ष की आपकी प्रतिबद्धता, यदि किसी तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी ने उपयोगी जीवन काल के अंत में उस संपत्ति को मान लीजिए एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा या समझौता किया हो, ये एक अपवाद। दूसरा है सक्रिय बाजार, एक्टिव मार्केट, यदि उस संपत्ति के लिए एक सक्रिय बाजार मौजूद हो जिससे उसका अवशिष्ट मूल्य निर्धारित किया जा सके और इस बात की पूरी संभावना हो जाए कि बाजार संपत्ति के जीवन काल के अंत में भी मौजूद रहेगा, तब इसमें आपका 0 नहीं लेना है। लेकिन 0 आपको कब लेना है, जब तीसरे पक्ष ने उसे खरीदने का वादा ना किया हो। ठीक है, तो अमूर्त संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य क्या हो जाएगा, कितना माना जाएगा, 0, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार टैक्स के भुगतान, टैक्स पेड को रोकड़ प्रवाह विवरण में कहाँ दिखाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये परीक्षा में। टैक्स जो पेड है उसको रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो में आपको कहाँ पर दिखाया जाएगा। AS3 के अनुसार हमेशा वित्तीय गतिविधि में, हमेशा निवेश गतिविधि में, या फिर परिचालन गतिविधि के तहत जब तक कि उसे विशिष्ट रूप में निवेश या वित्तीय गतिविधि से जोड़ा ना जा सके, या फिर इसे कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं दिखाया जाता है वो तो बात सही है, लेकिन कहाँ दिखाया जाता है ये बोल रहे, टैक्स पेड को रोकड़ प्रवाह के विवरण में कहाँ दिखाया जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परिचालन गतिविधि के तहत। ठीक है, जब तक कि उसे विशिष्ट रूप में निवेश या वित्तीय गतिविधि से जोड़ा ना जा सके।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपका लेखांकन मानक 3 क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है। इसके बारे में बताएगा AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अनुसार जो है आपका आयकर का जो भुगतान होता है ना, टैक्स पेड जो होते हैं, टैक्सेस ऑफ इनकम बोलते हैं जिसे, इससे उत्पन्न होने वाले जो रोकड़ प्रवाह को मुख्य रूप से यह सामान्यतः परिचालन गतिविधि से होने वाले रोकड़ प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आपको दिखाया जाता है इसको, है ना। सामान्य नियम इसका क्या है? टैक्स का भुगतान व्यवसाय के मुख्य परिचालन से जुड़ा है, इसलिए इसे परिचालन गतिविधि से अलग से घटाकर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ज़्यादा गहराई में जाऊंगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत है, इसलिए कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझिए, कुछ चीज़ों को रटिए, क्योंकि समय कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अनुसार यदि कंपनी अपनी डेप्रिसिएशन की विधि बदलती है, क्या बोल रहा है? यदि कंपनी अपनी डेप्रिसिएशन ह्रास की विधि बदलती है तो इसे क्या माना जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अनुसार? ऑप्शन है लेखांकन नीति में परिवर्तन, ऑप्शन बी लेखांकन अनुमान में परिवर्तन, चेंज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ऑप्शन सी पूर्व अवधि कीमत, या ऑप्शन डी त्रुटि की लागत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेखांकन अनुमान में परिवर्तन। AS5 क्या कहता है दोस्तों? AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है लेखांकन मानक 5। इसके अनुसार आपका जो नेट में मतलब कुल आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपका लॉस हो रहा है किसी समय के अनुसार, है ना, तब इसे आपको किस में दिखाना पड़ेगा? लेखांकन अनुमान में परिवर्तन में दिखाना पड़ेगा। क्या माना जाएगा इसको? लेखांकन अनुमान में परिवर्तन हो रहा है, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हो रहा है, मान लो मूल हाथ से हो रहा है किसी भी सामान का या किसी भी प्रॉपर्टी का, तो इस विधि में बदलाव को लेखांकन के अनुमान में परिवर्तन में आना जाता है, ना कि लेखांकन नीति में बदलाव। लेखांकन की नीति बदलाव नहीं हो रहा है, लेखांकन अकाउंटिंग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसे देखिए विधि बात कर रहा है, यहाँ पर विधि की बात कर रहा है दोस्तों, तो नीति परिवर्तन नहीं हो रही है। जो आपकी डेप्रिसिएशन की नीति वही रहेगी, लेकिन जो अकाउंटिंग का जो एस्टिमेट है वो चेंज होगा, है ना, बिल्कुल। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो डेप्रिसिएशन की विधि क्या बोलते हैं कि अनुमान जो भी होता है कि किसी भी चीज़ का डेप्रिसिएशन हो रहा है, किसी संपत्ति से भविष्य मिलने वाला या फिर आर्थिक लाभ हो रहा है या घाटा हो रहा है, इसका उपयोग किसी पैटर्न में किया जा रहा है। जब इस पैटर्न के आकलन में बदलाव होगा तो डेप्रिसिएशन की विधि को बदला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न तो वही है ना, बस क्या हो रहा है इसमें डेप्रिसिएशन होते जा रहा है, तो लेखांकन अनुमान में परिवर्तन हो रहा है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। AS16 के अनुसार AS16 के अनुसार पूंजीकरण योग्य ऋण लागत में किसे घटाया जाता है? पूंजीकरण योग्य ऋण लागत, ऑप्शन है लोन प्रोसेसिंग फीस, ऑप्शन बी फंड्स को अस्थायी रूप से कहीं और निवेश करने से कोई भी निवेश आय, इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स, बैंक मैनेजर को दी गई रिश्वत, या फिर सामान्य प्रशासनिक खर्च। AS16 ठीक है, क्या बोल रहा है? पूंजीकरण योग्य ऋण लागत में किसे घटाया जाना चाहिए? तो AS16 क्या बोलता है? बोरोइंग कॉस्ट के बारे में, ऋण लागत के बारे में बात करता है। AS16 किसके बारे में बात करता है? ऋण लागत। और इसके अनुसार जब किसी योग्य संपत्ति, जो आपका योग्य संपत्ति कहने का मतलब जो आपका क्वालिफाइंग एसेट है, इसके निर्माण को निर्माण करना या फिर उत्पादन करने के लिए विशेष रूप से जो आपका स्पेसिफिक बोरिंग हो गया, मतलब मान के चलिए धन को उधार किया जा रहा है, तो उसका नियम ये है कि उस ऋण पर लगने वाला जो ब्याज या लागत को संपत्ति की लागत से कैपिटलाइज किया जाता है, जोड़ा जाता है उसमें, है ना। ऋण पर जो भी लगने वाला, जो भी लोन लिया उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है या जो आपकी लागत है संपत्ति की, उसमें किसमें जोड़ा जाएगा? कैपिटलाइज किया जाएगा, संपत्ति में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फंड्स को अस्थायी रूप से कहीं और निवेश करने की कोई भी निवेश आए। ठीक है, यदि उधार लिया गया जो धन है उसका कुछ हिस्सा आपके निर्माण कार्य में तुरंत उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसे अस्थायी रूप से क्या कर दे रहे हैं? कहीं और निवेश कर दिया जा रहा है। तो उस निवेश से होने वाली जो भी आपको प्रॉफिट है, आय है, उसको पूंजीकरण योग्य ऋण लागत में घटाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है AS4 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अनुसार बैलेंस शीट की तारीख के बाद की घटना है वो है जो बैलेंस शीट जो बन गई है उसकी तारीख के बाद की घटना क्या है? बैलेंस शीट की तारीख और उस तारीख के बीच होती है जब वित्तीय विवरण को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दूसरा, पूरे अगले वित्तीय वर्ष में होती है, या सी ऑडिट शुरू होने से पहले होती है, या ऑप्शन डी केवल सरकार द्वारा तय तारीख पर होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस शीट की तारीख और उस तारीख के बीच होती है जब वित्तीय विवरण को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। AS4 क्या है आपका? कंटिन्यूएंसेस एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, अर्थात बैलेंस शीट की तारीख के बाद की घटनाएं बताता है। इसकी समय सीमा है जब बैलेंस शीट की तारीख के बाद की जो भी घटनाएं हैं केवल उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं को माना जाता है जो बैलेंस शीट की तारीख, जैसे आपका बैलेंस शीट कब बन जाएगा?
31 मार्च ईयर क्लोजिंग आपका, और उस तारीख के बीच घटित होती है जब वित्तीय विवरणों की कंपनी जो आपके निदेशक मंडल है उसके द्वारा मंजूरी दिया जाएगा या अनुमोदन किया जाएगा। ठीक है, इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो समायोजनकारी घटनाएं होती थी जिसको अपन एडजस्टिंग इवेंट्स कहते थे, और एक गैर समायोजनकारी घटनाएं होती थी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते थे। एडजस्टिंग इवेंट वही होता था जिसमें आपको बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद जो भी स्थिति का साक्ष्य प्रदान करती है। ठीक है, और जो नॉन एडजस्टिंग होता था जो बैलेंस शीट की तारीख के बाद स्थितियों से संबंधित होती थी। चलिए ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, इसको समझिए। नेक्स्ट है AS 22 के अनुसार अस्थगित कर संपत्ति DTA को हर बैलेंस शीट की तारीख पर क्या करना चाहिए, दोबारा नहीं जांचा जाता है। दूसरा, पुनर्मूल्यांकित किया जाता है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि इसे वसूलने के लिए पर्याप्त भविष्य का कर योग लाभ उपलब्ध होगा या नहीं। C, सीधे कैश में बदल दिया जाता है, या D, इसे हटा दिया जाता है। AS 22 के अनुसार अस्थगित कर संपत्ति, ठीक है, सही उत्तर होगा इसका पुनर्मूल्यांकित किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इसे वसूलने के लिए पर्याप्त भविष्य का कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा या नहीं। AS 22 क्या कहता है? AS 22 आपका अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, आय पर करों के लिए लेखांकन। क्या कहता है? आय पर जो भी कर है उसके लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, हर बैलेंस शीट की तारीख पर कंपनी को अपनी एक अस्थगित कर संपत्ति, अर्थात इसको DTA का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफर्ड टैक्स असेस्ट। ठीक है, अस्थगित कर संपत्ति इसकी समीक्षा करनी होती है। हर बैलेंस शीट की तारीख पर कंपनी को अपनी क्या करना पड़ता है? अस्थगित कर संपत्ति की समीक्षा करनी होती है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इसमें वसूलने की संभावना। खातों में जो DTA को केवल उसी सीमा तक आगे ले जाया दिखाया जा सकता है जहां तक इस बात की उचित निश्चितता होती है या आभासी आपका जो वर्चुअल सर्टेनिटी होती है ना, उसको ही भविष्य में वसूलने के लिए पर्याप्त कर योग्य उपलब्ध होगा। भविष्य में जो लाभ होने की संभावना कम लगती है तो संपत्ति के मूल्य को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर AS 22 के अनुसार आपका अस्थगित कर संपत्ति बैलेंस शीट की तारीख पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इसे वसूलने के लिए पर्याप्त भविष्य का कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा या नहीं। ओके, नेक्स्ट है AS 29 के अनुसार। देखिए काफी लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बहुत सरल सरल प्रश्न है। अब ऐसे इस प्रकार से प्रश्न थोड़ा जटिल होते जाएंगे। मैंने शुरुआत में आपको 5-10 जितने भी अभी 8 क्लासेस दिया है वो मध्यम मतलब इजी टू आपको मॉडरेट लेवल का था। अभी तरह अपन मॉडरेट टू थोड़ा लेवल अप करते चलेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर ना हो पाए क्योंकि टर्मोलॉजी और जो कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसे ही है कि कम समय में आपको उतना बहुत बेहतर तरीके से बता पाना, वो भी ऑनलाइन डिजिटल यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। तो कोशिश करेंगे आप लोग इसको समझने का, बाकी मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने का। और अंततः यदि कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इन दी एंड आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझ करके लर्निंग करते चलना है ना। जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसका क्या क्या प्रावधान है उसको समझ लीजिएगा। और इतने सारे हम लोग क्वेश्चन करा दिए हैं अभी क्लास 1 से लेकर के 8 तक। आप लोगों का कुछ तो कॉन्फिडेंस जाग गया होगा, कुछ तो आपको मतलब मन में आ चुका होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो बस उसी विश्वास के साथ ही आपको आगे बढ़ना है और पॉजिटिविटी रखना है कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर लूँगा, मैं इसमें बना हुआ मैदान पर मैं इसको कर ही लूँगा, इसको क्रैक हो जाएगा मेरे से। ठीक है, कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, एक पोस्ट में रहे, ये मान करके आपको तैयारी करना है। ठीक, चलिए AS 29 के अनुसार यदि किसी दायित्व के पूरा होने पर भविष्य में आर्थिक लाभ के बाहर जाने अर्थात आउटफ्लो होने की संभावना बहुत कम या दूर की हो या रिमोटली हो तो क्या होगा? प्रावधान बनाना चाहिए इसके लिए, या फिर आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाना चाहिए इसको, या किसी प्रकटीकरण या प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती इसमें, या फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C, किसी प्रकटीकरण या प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती। देखिए AS 29 क्या बोलता है आपका? आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्ति। ठीक है, प्रोविजंस इसके लिए क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। इसके अनुसार किसी भी संभावित दायित्व को उसकी संभावना के आधार पर 3 श्रेणी में बांटा गया है दोस्तों। एक तो संभावित हो गया, दूसरा संभव, और तीसरा क्या होता है? दर की संभावना। संभावित अर्थात प्रोबेबल 50% से अधिक संभावना होती है जिसमें, ठीक है, 50% से अधिक होगी वो आपका संभावित है। दूसरा संभव, यदि संभावना कम हो लेकिन पूरी तरह नौकरी नहीं जा सकती तो इसे बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट किया जाता है और डिस्क्लोज किया जाता है उसके बाद। और दूसरा दूर की संभावना जो होती है, रिमोट, बहुत कम संभावना, यदि भविष्य में किसी आर्थिक लाभ या संसाधन के बाहर जाने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर हो तो कंपनी इसके लिए ना तो कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता होती है और ना ही वित्तीय विवरणों की। तो ऑप्शन नंबर इसका C क्या है? सही है। दूर की संभावना जो रिमोट बोल रहे हैं यहाँ पे, दूर की संभावना या बहुत कम हो तो किसी भी प्रकटीकरण या प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती है।
तीन प्रकार का बता दिया इसमें मैंने, है ना, प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स के अनुसार, मतलब कि आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्ति, ठीक है, इसके अनुसार आपके तीन प्रकार के कंडीशन बनते हैं। एक संभावित, दूसरा संभव, तीसरा आपकी दूर की संभावना। पूछा है दूर की संभावना, बहुत कम संभावना, ठीक है, तो इसमें साफ साफ है कि इसके लिए आपको ना ही कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता होती है और ना ही वित्तीय विवरण को में प्रकटीकरण की करना पड़ता है, डिस्क्लोजर करना पड़ता है। चलिए अगला है AS 10 के अनुसार किसी संपत्ति को संपत्ति, संयंत्र या उपकरण, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उसका न्यूनतम उपयोगी जीवन कितना होना चाहिए। न्यूनतम उपयोगी करने का जीवन 6 महीने से अधिक, 12 महीने, 1 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से अधिक या 5 वर्ष से अधिक। सही उत्तर है इसका 12 महीने अर्थात 1 महीने से अधिक। लेखांकन मानक 10 क्या कहता है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं बोल रहा हूँ, याद रखना है दोस्तों आप लोग, मैं जो मेरा जो PDF जो लोग बाय कर रहे हैं उन लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हाईलाइट कर करके पढ़ते चलिए आप लोग, है ना। जो लोग भी PDF बाय करते चल रहे हैं मेरा, उसको आप लोग क्या रिवीजन के टाइम में आप लोगों को रामबाण साबित होगा। बार बार आपको ऑनलाइन उठाने की जरूरत नहीं है, डिजिटल, ये आपका समय बचेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, लेकिन जो लोग PDF बाय कर रहे हैं उन लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने तो नहीं है इसमें, और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसको हाईलाइट करके पढ़ना है और परीक्षा के समय में आपको बस पन्ना पलटाना है। क्या करना है, पन्ना पलटाना है। ये आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा, देखना, एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो AS 10 क्या बोल रहा है, PPE के बारे में बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, ठीक है। तो AS 10 के अनुसार, है ना, किसी वस्तु को PPE के रूप में तभी वर्गीकृत किया जा सकता है, तभी क्लासिफाई किया जा सकता है जब आपकी कुछ इसमें शर्तें हैं। एक तो पहला तो हो गया उपयोग की अवधि, जैसे कि मैंने बोला उस संपत्ति का उपयोग एक वर्ष या फिर आपका 12 महीने होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए, 12 महीने या 1 वर्ष से अधिक होना चाहिए। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपका इसे माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति के लिए, दूसरों को किराए पर देने के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है। यदि किसी वस्तु का उपयोग जीवन काल 12 महीने से कम होता है मान लीजिए, तो उसे एक परिसंपत्ति, एसेट के रूप में पूंजीकृत करने के बजाय उसी वर्ष के खर्च अर्थात एक्सपेंस के रूप में लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यदि इसको संपत्ति के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है, 12 महीने से कम अगर उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा, और उसको किस में दिखाया जाएगा, आपको P&L खाते में दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कंपनियों के लेखांकन मानकों को 2 सेट है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 2 सेट हैं। इनमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेट किन कंपनियों पर लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सभी सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनियों पर, ऑप्शन बी केवल विदेशी कंपनियों पर, ऑप्शन सी गैर कॉर्पोरेट संस्थानों और कुछ गैर सूचीबद्ध लघु एवं मध्यम कंपनियों पर, या फिर ऑप्शन डी केवल बैंकिंग कंपनियों पर, ठीक है। देखिए, भारत में वर्तमान में लेखांकन मानक अर्थात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 आपके समांतर ढांचे हैं, डुअल फ्रेमवर्क है। एक हो गया आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे आपका इंटरनेशनल फॉरेन आपके जो एक्सचेंज होते हैं, है ना, उसके अनुरूप है। ये सभी सूचीबद्ध जो आपकी लिस्टेड कंपनी है, या फिर जो आपके 250 करोड़ या उससे अधिक का नेटवर्थ है जिनका, या तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं जैसे आपका रिलायंस हो गया है या BPCL, ये सब कंपनी से मान लीजिए जिनका 250 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है, ऐसे वाली सूचीबद्ध कंपनियों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है, पहला चीज तो। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग एस, ये पुराने पारंपरिक सेट है, ये उन कंपनियों पर लागू होता है जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दायरे में नहीं आते, जिनमें मुख्य रूप से गैर सूचीबद्ध या लघु एवं मध्यम कंपनी जो स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज होते हैं, SMCs होते हैं। इसके अलावा जो आपका ICAI द्वारा जारी किया गया ये मानक भी है, ठीक है, कि गैर कॉर्पोरेट संस्थानों जैसे कि आपके पार्टनरशिप फर्म हो गए या प्रॉपर्टीज आदि पर भी लागू होता है। इसलिए AS का सबसे बड़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट से सूचीबद्ध कंपनियों के बजाय गैर कॉर्पोरेट संस्थानों और SMCs पर प्रभावी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल गैर कॉर्पोरेट संस्थानों और कुछ गैर सूचीबद्ध लघु एवं मध्यम कंपनियों पर लागू होगा। भारत में वर्तमान में कंपनियों के लेखांकन मानकों को 2 सेट बता दिया मैंने, आपका इंडियन AS हो गया और दूसरा जो होगा ओनली AS, ठीक है। ओके, इनमें से AS जो पूछा है, AS किसके लिए हो रहा है, इसके लिए, और IND AS जो रहेगा वो आपको मैं बता दिया 250 करोड़ का या करोड़ से ज़्यादा का क्या होगा, आपका नेटवर्थ होगा। ये आपका दूसरा लिस्टेड कंपनीज होंगी, उन पर लागू होगा IND-AS, और नॉर्मल AS जो है छोटी आपकी कंपनी हो गए या फर्म हो गए, ठीक है, उसके लिए लागू होगा। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं दोस्तों।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी लग जाए और आप लोग उसे पढ़ लें। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा, इस चैनल पर आप लोगों को हर विषय से संबंधित निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। धीरे धीरे आप लोगों का यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जो लोग निःशुल्क कोचिंग की इच्छा रखते हैं या जो लोग निःशुल्क कोचिंग करना चाहते हैं। ठीक है। बाकी उप अंक शिक्षक अर्थात सब ऑडिटर के एग्जाम की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थी, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, बार बार रिविजन करते चलिए आगे पीछे करके। और साथ ही साथ पीडीएफ के साइड में जो आप प्रिंट आउट करेंगे उसमें आप क्या सिनॉप्सिस बना सकते हैं, सिनॉप्सिस के रूप में आपके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उसी पेज में ही। तो वो भी करते चलिएगा, ताकि आप लोगों को आपके द्वारा जो बनाया जा रहा है नोट्स, वो आपको वहाँ पर कम समय में बेहतर तैयारी करवाएगा। ठीक है। एक तो पीडीएफ आपको मिल ही रहा है, पीडीएफ के माध्यम से आप लोग प्रिंट कर लें चीज़ों को, प्रिंट करने के बाद आप लोग उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप लोगों को और 15+ क्लासेस आएंगे, है ना। मैंने 6-7 पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दिया है। जो लोग भी परचेस किए हैं, लगभग 300-400 लोगों ने परचेस किया अभी तक। तो उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन लोग बहुत बार रिविज़न कर रहे होंगे और अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे एग्जाम में। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।